सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे अपोजिशन ने कस ली कमर। मौलाना फजल रहमान बनेंगे नवाबजादा नसरुल्लाह खान। तीर बिलावल के पास, कमान मरियम के हाथ। हमजा की 20 साल जिद्दोजहद नाकाम। जाली अकाउंट्स केस एक और मफरूर। चेयरमैन नैब इन एक्शन। डॉलर की आज फिर उड़ान। मॉनेटरी पॉलिसी का भी हो गया ऐलान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। हर कोई पता चलाने की कोशिश में है कि ये जिसको कहा जा रहा है ऑपोजिशन का एक अलायंस, ऑपोजिशन का एक इफ्तार डिनर जो बिलावल भुट्टो साहब ने दिया, ये किस लिए था, इसका मकसद क्या था, इसका पता चलाने की कोशिश हो रही है कि इसके पीछे मकासद क्या थे। क्या ये हुकूमत गिराने के लिए है, कबल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए है, आवाम के लिए है, किस लिए है? आज हम इसी पर बात करेंगे। बाबर डोगर साहब सीनियर सहाफ़ी मेरे साथ हैं और असद खरल साहब। बाबर डोगर साहब, ये क्या है, ये मिसाक़ जमहूरियत का कोई नया, क्योंकि बात ये हुई कि जो कुछ मिसाक़ जमहूरियत में था पहले 13 साल पहले इसी तरह से हुआ था, मियाँ नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के दरमियान, आज उन्हीं की औलाद फिर ये बैठी है और उसी में बड़े बड़े फैसले हुए थे कि अपोजिशन एक दूसरे को गिराएंगे नहीं, ये लीग और पीपल्स पार्टी और अपोजिशन और हुकूमत मिलकर फैसला करेंगे मुख्तलिफ चीज़ों का। तो ये सब बातें आज हुई हैं। तो आपको क्या लगता है, अब्बू बचाओ मुहिम है, हुकूमत गिराओ मुहिम है, नया मिसाक़ जमहूरियत क्या है? सर, ये मिसाक़ बचाओ करप्शन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। उसामा साहब, इस कौम की बदकिस्मती आप देखें। एक तरफ वो लोग इकट्ठे हुए जिन्होंने 20-20 साल से इक़्तिदार में रहे हैं वो, और अरबों रुपए के करप्शन के चार्जेस हैं। पहले मरियम नवाज जो हैं, अभी वो जो गवर्नमेंट के खिलाफ कैंपेन की बात कर रही हैं, APC बुलाएं, और ये जो PMLN की जो आज पार्लियामेंट मीटिंग हुई है उसमें जो फैसले हुए हैं कि जनाब रोज़ों के बाद जो है APC बुलाई जाएगी, उसके बाद PMLN जो है वो मैस अवेयरनेस कैंपेन चलाएगी, यानी कि यहाँ पर पंजाब में जल्द से जुलूस किए जाएंगे, लोगों को अवेयर किया जाएगा। किस चीज़ के बारे में लोगों को अवेयरनेस दी जाएगी? सबसे पहले तो ये बताएं जनाब कि आपने जो कौम से बार बार झूठ बोलती रही हैं कि जनाब मेरी पाकिस्तान, बाहर तो क्या पाकिस्तान में भी जायदाद नहीं है, और फिर अरबों रुपए की बाहर जायदादें निकली, और उसके बाद आपके भाई जो हैं वो लंदन में बड़े बड़े बिजनेसेस कर रहे हैं, और वो आपके जो चचा हैं वो पाकिस्तान से दौड़े हुए हैं, चचा के बेटे सारा ख़ानदान वहाँ पर दौड़ा हुआ है। उसका हिसाब तो दें, बताएं तो सही कि वो जो 10 साल में जो अरबों रुपया कर्जे लिए गए वो कहाँ पर गए। उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब जो वो भी बता दे प्लीज़ कि जनाब ये जो जाली फेक अकाउंट्स हैं, अरबों रुपए जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई, अरबों रुपए की जो करप्शन हुई, जो इतने चार्जेस हैं, पहले उसकी वजाहत तो कर दें कि ये जनाब ये जो इल्ज़ामात हैं ये सच्चे हैं, गलत है, तो आपके पास डिफेंस क्या है? कोर्टों से आप बेल पर हैं। आज तक बिलावल ने इस पे कभी बात ही नहीं की कि जनाब ये जो जाली अकाउंट्स हैं ये क्या हैं, ये ठीक हैं, गलत हैं, क्यों बनाए गए हैं। और दूसरी तरफ सामा साहब जो सबसे बड़ी बदकिस्मती है, बाबर साहब एक मिनट सर, एक चीज जो दूसरी बदकिस्मती है, कौम बेचारी तो पागल हुई कि करना क्या है। दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट है वो ना अहलों का टब्बर इकट्ठा हुआ होगा, उनको ये पता ही नहीं चला कि हमने करना क्या है। मैं पहले लोगों को ये दिखा दूं कि इस महफिल में, इस इफ्तार डिनर में कौन कौन शरीक था, क्या कह रहा था, ताकि उससे हम मज़ीद बात आगे बढ़ा सकेंगे और असद खरल साहब से इस बारे में जानेंगे। हम आपको ये भी दिखा देते हैं कि माजी में आज जो वहां पर इकट्ठे बैठे थे वो एक दूसरे के बारे में क्या कहते थे। इमरान भाई, जो वोट आप इमरान खान को दोगे वो जरदारी को जाएगा, जो वोट आप जरदारी को दोगे वो इमरान खान को जाएगा। अंदर से एक ही है। मुक्किया तेरा शो नवाज, गो नवाज, गो नवाज। कल तक जिनमें हो रही थी गमसान की जंग, एक दूसरे पर हमले कर रहे थे दबंग, आज हैं वो एक दूसरे के संग। ये है पाकिस्तानी सियासत का असल रंग।
अब आसार ये हैं कि अपोजिशन ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए कमर कस ली है। बिलावल की इफ्तार पार्टी में जमीयत उलमा इस्लाम फे, अवामी नेशनल पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी और PTM रहनुमा शरीक हुए। मरियम नवाज ने तो हुकूमत के खिलाफ गोलाबारी भी शुरू कर दी है। जाली इंसान वजीर आजम की कुर्सी पे बिठाया हुआ है, उसको मैं वजीर आजम नहीं मानती। अपोजिशन मौलाना फजल रहमान की क़यादत में ये फैसला करेगी कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक कब चलेगी, लेकिन नून लीग के लिए ईद तक का इंतजार हुआ है बहुत ही दुश्वार। देखिए, ये APC फैसला करेगी कि सड़कों पर आना है, किस तरह एहतजाज करना है, ये APC का फैसला है। उससे पहले जो हमारा अपना जो प्रोसेस है 28 मई को यौम तकबीर है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, बहुत बड़ी अचीवमेंट है मियां नवाज शरीफ की, तो उसके बारे में हमने बात करनी है। ये दुरुस्त है कि हर तरफ छाई है महंगाई, डॉलर के मुकाबले में रुपए की हुई है तारीखी रुसवाई। इस बात पर अगर अपोजिशन ने तहरीक चलाई तो सियासी जंग में हो सकती है हुकूमत को बड़ी पसपाई। लेकिन शेख रशीद का कुछ और ही है ख्याल। ये सब लोग NRO मांग रहे हैं। अपोजिशन ने अपने पत्ते शो कर दिए हैं। अब देखना ये है हुकूमत क्या हिकमत अमली अपनाती है, अवाम की जान महंगाई से छुड़ाकर अपोजिशन के इस शो को कैसे नाकाम बनाती है। मुंतजर है निगाह। ये अपने जेहन में डाल रहे हैं कि शोर मचाएंगे, और ये शोर हर किस्म का मचाएंगे, शायद सड़कों पे भी आए, जमहूरियत भी खतरे में आ जाएगी क्योंकि जब इनकी करप्शन के ऊपर हाथ डलेगा। लेकिन आपने मेरे साथ खड़े रहना है, क्योंकि हमने या ये मुल्क बचेगा या ये करप्ट लोग। असद खरल साहब, ये हुकूमत तो तैयार बैठी थी कि इस तरह का कुछ होने वाला है। इमरान खान साहब भी पहले ही पेशगोई कर रहे थे और वो तो कहते हैं कंटेनर देंगे। लेकिन अजीब बात नहीं थी इस बैठक में, जरदारी साहब कहते थे रावनवार हमारा बच्चा है, उसके खिलाफ जिन लोगों ने तहरीक शुरू की PTM के नाम से और वो सारा कुछ हुआ, वो ही मोहसिन दावड़, अली वजीर, वो भी वहाँ पर उनके साथ बैठे थे जरदारी साहब के साथ। वो रावनवार वाला मामला, उसका क्या किस्सा हुआ। बिलावल भुट्टो साहब कहते थे कि ये नवाज शरीफ ज़ियाउल हक का बेटा है, ये सॉफ्ट इमेज के लिए अपनी बेटी को सामने लेकर आ रहा है। ये क्या है? आफ्ताब शेरपाव साहब करप्शन की वजह से तहरीक इंसाफ की, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से अलग किए गए, वो सब आज इकट्ठे थे। ये अजीब मंजर नहीं? देखिए उसामा साहब, ये जो चोरों का टोला इकट्ठा हुआ है, मुझे ये बताएं कि इसके मुख्तलिफ जो चीज़ें, इस जो आपने कहा ना इस मीटिंग का हासिल वसूल क्या था, अगर मैं इसको जो मैं अपने हिसाब से इसको देखूं, एक अच्छा फ़ोटो सेशन था, आपने 10-12 लोग इकट्ठे किए और उसके अंदर आप देखें क्या हुआ। एक तो ये है कि ये नून लीग ने इस्टेब्लिश कर दिया कि मरियम जो है अब वो जानशीन है नून लीग की, नवाज शरीफ साहब की। आपने देख लिया कि एक स्टपनी का जिस तरह एक ड्राइवर का किरदार और हमजा शहबाज जिस तरह बैठे हुए हैं, इस तरह महफिल के अंदर वो बैठे हुए थे और जिस बेजारी का वो इजहार कर रहे थे, फरमा रहे थे। और मरियम साहिबा जिस तरह यानी सीनियर जो नायब सदर थे, वो एक साइड पर लाइन पर बैठे थे और वो लीड कर रही थी। और जिस तरीके से जब उनको वेलकम किया गया बिलावल साहब ने मरियम साहिबा को, तो उन्होंने हाथ से पीछे करके तो धक्का मार के आगे उनको हमजा को गले लगवाया बिलावल साहब। जी जी बिल्कुल, यानी जिस तरह आप देख रहे थे कंडक्ट उनका बकायदा दिया कि मिलो आगे हो, क्या कर रहे हो। यानी जिस तरह बच्चा होता है ना, बिल्कुल बचुंगड़ा होता है, उसको बंदा कहता है बेटा आगे जाएं जरा। और उसके बाद हमजा जब बैठे उनकी मुट्ठियां बंद, हाँ जी, और गुस्से से जो चेहरे पे जो तासरात है, हमने तो नहीं बनाई ना, फोटोशॉप है, ओरिजिनल पिक्चर्स है। फिर उसके अंदर मोहसिन दावड़ साहब को, अली वजीर को साथ बिठाना, फिर फजल रहमान साहब जो अपनी एक सीट नहीं ले सके, इससे और अलमिया और बालादस्ती पार्लियामेंट की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरी इदारों की बात करते हैं, अवामी मैंडेट की बात करते हैं, वोट को इज्जत दो की बात करते हैं। जिस बंदे को अवाम ने पर्ची के जरिए, वोट के जरिए रिजेक्ट कर दिया, अब APC की वो सरबराही करेगा बंदा जो एक सीट नहीं ले सकता। फिर उसके बाद आप देखें ये जो सारा किया गया है ना, इसका मकसद सिर्फ एक ही है, एक मकसद सिर्फ ये है कि जो कुछ कूतों को ये मैसेज देना कि हम सब चोर इकट्ठे हो चुके हैं, तमाम जो चोर भी और जो गैर मुल्की कूतों के जो एजेंट हैं, जो पाकिस्तान मुखालिफ कूते हैं, अब हम एक पेज पे आ चुके हैं। और अगर आपने हमारे खिलाफ यही रवैया रवा रखा तो हम आपको टफ टाइम दे सकते हैं। ये सिर्फ एक मैसेज था, एक पैगाम देना था। उसके अलावा अगर कहें कि इसका कोई इम्पैक्ट है, ना तो कोई मुश्तरका अलामिया जारी हुआ है, ना वहाँ पे अवाम के मसाइल की बात की गई है, ना वहाँ पे महंगाई की बात की गई है, ना वहाँ पे बिजली के बिलों में इजाफे की बात की गई है, ना गैस के बिलों में इजाफे की बात की गई है, ना पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की बात की गई है, ना शुगर मिल माफिया जो है, जो जिम्मेदारों के पैसे दबा के बैठा है, उससे पैसे निकलवाने की बात की गई है,
ना कोई ऐसा मामला जिसके हवाले से कोई पब्लिक इश्यूज हो, आवाम का मसला हो, आवाम को दरपेश जो मसाइल है, ना महंगाई के हवाले से ओवरऑल जो अशिया खुर्दोनोश की मामला यह है कि वहां पे सिर्फ एक अच्छा फोटो सेशन हुआ है। और आप देखें कि जो सीनियर लीडरशिप है वो साइड लाइन बैठी हुई है कहीं, और जो कल के बच्चे हैं जिनको जुमा 8 दिन अभी हुआ वो लीड कर रहे हैं। और ऐसी महफिल, ऐसी एक बड़ा सवाल, असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब, बहुत से लोग तो ये कहते रहे कि जिस नहज पर आज मुस्लिम लीग नून आ गई है इसकी वजह मरियम नवाज साहिबा हैं। बहुत से लोगों का ये ख्याल था, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि बहुत से सीनियर लीडरशिप को इस बात पर इतराज था, इसलिए वो खामोशी थी। तो अब क्या मरियम दोबारा इस चीज को आकर इस भंवर से मुस्लिम लीग नून को निकाल लेंगी, बिलावल भुट्टो के साथ मिलकर वो कुछ कर लेंगी? क्योंकि जिस तरह असद खरल साहब कह रहे हैं, कोई एपीसी का इन्होंने कहा है अब दोबारा होगी, कहीं एक नुक्ते पर इकट्ठे नहीं हो सके। जैसे पीपल्स पार्टी कहती थी अंदर और बाहर एहतजाज होगा, मुस्लिम लीग नून की तरफ से शाहिद खान कबासी साहब ने कह दिया नहीं, ये हुकूमत गिराने के लिए नहीं है, हम तो अभी देखेंगे, अवामी मसाइल सामने रखेंगे। उन्होंने बाद में आकर एक मीडिया के सामने कह भी दिया जी बेरोजगारी महंगाई के खिलाफ होगा, टैक्स कोई नहीं लगाएंगे, ऐसी ऐसी शराइत बता दी, पेट्रोल महंगा नहीं होगा और लोगों की तनख्वाहें बढ़ा दें, जो इस हुकूमत के लिए करना मुमकिन नहीं होगा। तो क्या ये लोगों को इकट्ठा कर लेंगे? मौलाना फजलुर रहमान तो पहले दिन से कहते थे आओ बाहर निकलो, तब ये इकट्ठे नहीं हुए। अब मौलाना क्या कर लेंगे एपीसी की सदारत करके? उसामा साहब, मौलाना फजलुर रहमान जो हैं, ज़रदारी साहब ने उनको टास्क सौंपा और वो नवाज शरीफ के पास भी जाते रहे, फिर पार्टी के पास भी जाते रहे, बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टी के पास भी जाते रहे, और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने एफर्ट करके कल उनको एक अफ्तार पार्टी में इकट्ठा कर दिया। लेकिन अंदर की चीज़ ये है कि PMLN पे पार्टी पे एतबार नहीं कर रही, पे पार्टी नून लीग पे एतबार नहीं कर रही, और मौलाना फजलुर रहमान जो आप कह रहे हैं कि नसरुल्ला खान बनने जा रहे हैं, वो कल खुद अफ्तार पार्टी के बाद वहाँ पर आए हैं। और अंदर के कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कल उनकी इफ्तारी से पहले कुछ बड़ी अहम मीटिंग थी, कुछ ऐसे लोगों से मीटिंग थी जो इस सारी चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि नून लीग और पे पार्टी पूरी तरह से मौलाना फजलुर रहमान पे भी एतबार नहीं कर रही। तो देखें कि ये किस मैंडेट चढ़ता है, क्योंकि अब मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो इन दोनों के दरमियान इनको करीब लाने वाले हैं, और उनकी अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं वो खुद मशकूक हुई हैं। तो और दूसरा जो सबसे बड़ा अहम सवाल है वो ये है कि ये अवाम के पास किस मुँह से जाएंगे, अवाम को क्या बताएंगे? अभी जो खरल साहब ने कहा है कि जी डॉलर महंगा, पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, महंगाई, तो लोग पहले इनसे पूछेंगे तो सही कि भाई 10 साल आप दोनों की गवर्नमेंट्स रही हैं, तो आप लोगों ने किया क्या है? और ये जो मरियम जो है बार बार झूठ बोलती रही, और जो उनका सारा बयानिया रहा, तो उस पर वजाहत तो करनी पड़ेगी। मैं एक हर बाहर आप निकले तो सही यार, हर आदमी जो है वो पहले ये पूछता है कि जनाब पहले अपना तो हिसाब दिन इन्होंने कीता की है, उसके बाद ये आगे दूसरी बात करें। और यही हालात बिलावल साहब के। बिलावल साहब पहले इस चीज़ की वजाहत तो करें कि इनके वालिद साहब पे जो अरबों खरबों रुपए के केसेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, जो कराची में जो बेतहाशा ज़मीनें, सरकारी ज़मीनें जो हैं वो अपनी कंपनियों को लॉट की गई, वो बैंकों से अरबों रुपए का कर्जा लिया गया, इंतहाई करप्शन की गई, उसके बाद बेतहाशा पैसा जो था वो दुबई और लंदन भिजवा दिया गया, वहाँ पर प्रॉपर्टीज खरीद ली गई। तो सर जी ये सारा जो है इसकी वजाहत तो कर दें कि ये जो पैसा लूटा गया था, तो ये सब झूठ है, ये सब फ्रॉड है, दगा है, ये बात करना मरियम का जी। हम आज भी सिविलियन सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं, सिविल बालादस्ती की बात करें, हमारा बयान आज भी वही है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ अपने केसेस असद खरल साहब वो देख रहे हैं, यानी पीपल्स पार्टी का अपना एक मकसद है, मुस्लिम लीग नून का अपना है। वो मियां नवाज शरीफ साहब को अगर रिहाई मिल जाती है, लंदन जाने की इजाज़त मिल जाती है, तो फिर ये उनका मसला हल हो जाएगा। और मौलाना फजलुर रहमान साहब किस तरह दोबारा इक़्तिदार में आना चाहते हैं, उनका एक अपना एक है, यानी हर कोई अपना उल्लू सीधा करना चाह रहा है। उसामा साहब इस मामले में हुआ ये है, कल भी जो है ये सारी बैठक हुई है, और खाम हुकूमत की जो कहते हैं ना नाअहली की वजह से उसको खाम, और हम भी मीडिया भी उसमें शामिल है, जिन्होंने इस अफ्तार डिनर को इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दी, जैसे पता नहीं मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ा मसला और अहम इवेंट यही है, इसके अलावा नागज़ीर है कि इसको हमने कवरेज देनी है, जिस तरीके से मैराथन कवरेज होती रही। मामला ये है कि अभी जो डोगर साहब ने बात की है ना कि नून लीग को पीपल्स पार्टी पे एतबार नहीं, पीपल्स पार्टी को नून लीग पे एतबार नहीं है, और जो 20 में सालस है। आपकी बात आगे बढ़ाऊं तो जरदारी साहब ने कहा मौलाना साहब तो हमारी तरफ से गए थे वहां, अच्छा, और वहां से उनके कैंडिडेट बन के आ गए। अच्छा अगली सुन ले, अब तीसरी कुव्वत आ गई बीच में, मौलाना फजलुर रहमान साहब।
मौलाना फजलुर रहमान साहब को दोनों पार्टियों पे एतबार नहीं है। और अगली बात यह है कि अब नून लीग और पीपल्स पार्टी को मौलाना फजलुर रहमान पे एतबार नहीं है, क्योंकि वो जो देर से आए हैं ना, मामला उसी वक्त डाउट्स जो है क्रिएट हो गए हैं। और ये मौलाना फजलुर रहमान साहब को किसने रोक लिया? जो ऑडियो लीक हुई है कि खुर्शीद शाह साहब उस वीडियो में कह रहे हैं कि करना क्या है, क्या हुकूमत एक नेशनल गवर्नमेंट का हम क़याम चाहते हैं, हमारा ये ऑपोजिशन कौमी हुकूमत का क़याम चाहती है, या फिर कबल इस वक्त इंतखाबात चाहती है? अच्छा, तीन पर बातें हो रही थी। तीन चीजें हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब को अपना को ओहदा चाहिए, वो उस चक्कर में बेचारे तरले मिलते हाथ पांव मार रहे हैं। वो सारा इसीलिए एफर्ट कर रहे हैं सारी कि खुदा के लिए मुझे कोई सरकारी ओहदा दे दो ताकि गाड़ियां घर शहर मुझे मिल जाए। 1993 से लेके बैठे हुए थे, क्योंकि उनको लस्ट अब होती है ना, आदत बंदे को एक लच पड़ जाती है, को मुफ्ता बंदे को लग जाता है जब मुंह को। पहली दफा इस्लामाबाद में अपने घर में रहना, अपने घर में रहना पड़े, किराया देना पड़े, बिल पल्ले से देना पड़े, गाड़ियों को तेल पल्ले से डालना पड़े, तो ड्राइवरों को तनख्वाह और सारे मामला, और फिर जिस तरह सिक्योरिटी वाले सारे मामला आपने देखे वो भी। अच्छा, उसके बाद मामला यह है कि नवाज शरीफ साहब को या मरियम साहिबा को आखिरी उनकी ख्वाहिश है कि मैं लीडर बनूं, सोशल मीडिया के ज़रिए और जो तस्वीरों के ज़रिए फ़ोटो से। अब कल जिस तरीके से वो माशाल्लाह गई हैं वहाँ पे, वो तस्वीर जो है ना, वो उसके अगर देखें तो कई उसके मनाजर और रूप जो है ना, कई लोगों ने सोशल मीडिया पर बड़ी बातें की है। मामला ये है कि नवाज शरीफ साहब की आखिरी ख्वाहिश है कि किसी ना किसी तरीके से, जो अभी आपने बात की, वो लंदन पहुंच जाए। दरखास्त भी जब लंदन पहुंच जाएंगे तो बात तो पीछे धराम होगी ना सारी। ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और मुसाके जमहूरियत की एक्सटेंशन, शहबाज शरीफ साहब पहले उधर भगौड़े होकर बैठे हुए हैं, सलमान शहबाज साहब उधर बैठे हैं, अली इमरान साहब उधर बैठे हैं, डार साहब उधर बैठे हैं, हसन हुसैन उधर बैठे हैं, और हमजा शहबाज भागने के लिए तैयार हैं, नवाज शरीफ साहब जाने के लिए पर तोल रहे हैं, मरियम साहिबा जो है उनके ऊपर अपने एक कन्विक्शन का धब्बा लगा हुआ है, अभी तो इंटरम रिलीफ मिला है। इसमें जरदारी साहब गिरफ्तारी के खौफ से बैठे हैं, आज भी उनका एक साथी भाग रहा है। मामला यह है कि हर पार्टी जो है ना, वो जिस डोगर साहब ने पहले भी कहा कि हर पार्टी अपने अपने चक्कर में, डीलों के चक्कर में है कि हमें को रिलीफ मिल जाए। और जो नून लीग के अंदर इख्तलाफात हैं बाबर डोगर साहब, उनका क्या होगा? हमजा की जो बॉडी लैंग्वेज है वो कोई ढकी छुपी नहीं, सब लोग ये बात कर रहे हैं, उनका इस तरह हाथ बांध कर और एक चेहरे पर मुसलसल नागवारी, वो सब। और देखिए, नेशनल गवर्नमेंट की बात खुर्शीद शाह साहब कर रहे हैं, ये भी मैं आगे सवाल करूंगा, लेकिन ये शहबाज शरीफ साहब तो पहले कहते थे इलेक्शन में कि जी एक नेशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए, नेशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो उनकी एक सोच बिल्कुल अलग है, और वो बात कोई ढकी छुपी नहीं है। जब ये 2017 में कुलसूम साहिबा जब हयात थी तो वो इलेक्शन हुआ, ज़िमनी इलेक्शन, और उसमें मरियम साहिबा ने जब कैंपेन चलाई, तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने जीत का जब ऐलान किया और तकरीर की, तो उसमें हमजा का नाम नहीं लिया, तो लोगों ने कहा जी हमजा का नाम लीजिए, फिर उन्होंने नाम लिया, तो वहीं पर हमजा अलग हो गए थे उस कैंपेन से। तो इख्तलाफात शदीद वहीं से हो गए थे कि अचानक मरियम कहाँ से आ गई और कैंपेन उन्होंने लीड करना शुरू कर दी। तो ये हमजा का जो फैक्टर है, इससे कोई फर्क पड़ता है या बस मरियम ही ऑल इन ऑल? देखिए, जब नवाज शरीफ वापस आए, जब एग्जाइल में गए थे 2008 में, तो उन्होंने आके 2-4 जलसे किए, और इन जलसों में उन्होंने ये ऐलान किया था कि मेरा सियासी जानशीन आइंदा से हमजा है, क्योंकि हमजा पीछे पाकिस्तान में छोड़कर गए थे, और मुझे पता है कि हमजा जो था उसने बाकायदा तौर पर नवाज शरीफ की नकल, मतलब उनको फॉलो करना शुरू कर दिया था। 2013 का जब इलेक्शन आया तो पहली दफ़ा मरियम इलेक्शन में एक्टिव हुई। मैं खुद उस वक्त जानता हूँ कि किस तरह से हमजा और उसकी टीम जो थी वो कोशिश किया करती थी कि मरियम की प्रेस रिलीज अखबारात में ना छपें। ये पूरी तरह से मरियम हमजा का मीडिया सेल एक्टिव रहा है। वो खुद मेरे पास उनके जो पीआरओ थे वो आते रहे थे कि यार ये प्लीज़ मरियम की प्रेस रिलीज जो है ना वो ना छापे, और छापे तो 2 लाइनें नीचे करके छाप दें। तो सबसे पहले ये था कि मियाँ साहब ने जब मरियम को अपना सियासी जानशीन बनाया तो ऑफ कोर्स जो हमजा जो पहले से सियासी जानशीन बने हुए थे वो साइड लाइन हो गए, और उस दिन से लेके आज तक हमजा पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी साजिशें कर रहे हैं, अपने वालिद साहब के साथ मिलकर ये साजिशें कर रहे हैं कि किसी तरीके से मरियम को साइड लाइन किया जाए, क्योंकि मरियम के होते हुए उनकी हैसियत बस यही है जो आपने रात को देख। अच्छा, वजारत उज़्मा के दौरान नवाज शरीफ साहब 2018 में मरियम साहिबा की आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक सिर्फ एक मीटिंग वो चेयर कर सकी थी जाती उमरा में, जो अरकान असम्बली की मेरे ख्याल गालबन उकाड़ा था या कसूर था डोगर साहब, और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब और हमजा ने बाकायदा इस पर फड्डा डाल दिया था कि अगर दोबारा किसी भी जिले के बंदों को या MNA MPs को बुला के मरियम साहिबा मीटिंग करेंगी तो ये हम नहीं होने देंगे। तमाम तर कोशिशों को सिर्फ एक जिले को, वरना जिला वाइज उन्होंने बनाया था शेड्यूल कि हर जिले के MNA MPs को बुला के और उनकी मीटिंग करूंगी।
सिर्फ एक जिले की मीटिंग की और उसके बाद कभी दोबारा किसी जिले लेकिन कल की मीटिंग में एक चीज तो स्टैब्लिश हो गई है, उन्होंने जानशीन अब तो नामजद कर दिया। एक चीज तो स्टैब्लिश हो गई है कि पीएमएलएन की नई लीडर, पीएमएलएन की नई हेड मरियम नवाज है। अब हमजा का इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। के शहबाज शरीफ साहब भी सर, हो गए ना। आप एक चीज देखें, पंजाब के जो सदर हैं वो राना सनाउल्लाह खान है। फेडरल गवर्नमेंट में आप जितने भी मरकज में जितने भी बड़ी लीडरशिप है वो मरियम को अपना लीडर मानती है, और मरियम ने राना सनाउल्लाह को पंजाब का सदर बना दिया। यानी कि ये दोनों बेटे, ये जो पंजाब पे कब्जा करके पंजाब की सियासत खेल रहे थे, उससे भी इन दोनों को आउट कर दिया है, शहबाज शरीफ को और हमजा शहबाज को। एक चीज अब क्लियर होगी उसामा साहब कि पीएमएलएन में वही होगा जो मरियम चाहेंगी। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, पीएमएलएन के मेरी बेतहाशा लोगों से बात हुई है, उनका एक ही चीज कहना था कि जनाब चुप होके बड़ा देख लिया है, जनाब चुप होके तो सानू कुछ नहीं लभ्या, हुन गवर्नमेंट ने प्रेशर बढ़ाना है। यही पॉलिसी नवाज शरीफ की थी कि नवाज शरीफ जो है उनका ख्याल है कि चुप रहने से कुछ नहीं मिलेगा, अगर रिलीफ लेना है तो एक दफा इनको आंखें दिखाई जाए। अब ये जो कल का फोटो सेशन हुआ है, प्रेशर ग्रुप था, प्रेशर। लेकिन अगर रिलीफ मिल जाता है तो क्या, ये तो वाजे है, ये तो वाजे है कि मियां नवाज शरीफ साहब जैसे इजाजत मिल गई फौरन लंदन चले जाएंगे, तो मरियम क्या यहाँ रहेंगी या वो दोबारा अपने वालिद के साथ जाना चाहेंगी कि जाहिर है उनकी तीमारदारी के लिए कि उनके साथ उनकी तबीयत ठीक नहीं है वो वहां जाएं, या वो समझेगी कि नहीं यहाँ बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। वो तो इलेक्शन के करीब आएंगी, जब इलेक्शन के करीब को हालात बनेंगे तो वो आके लीड करेंगी अगर कोई मामला हुआ। फिलहाल तो बाद ये पीएमएलएम हो गई है। अच्छा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग मरियम ग्रुप, अब पीएमएलएन खत्म हो गई, यानी वो तो वैसे ही तायाद नायल हो गए नवाज शरीफ साहब। अब इसको अगर कहा जाए तो ये पीएमएलएम है, क्योंकि डोमिनेट इसमें मरियम साहबा कर रही हैं। अब शहबाज का, हमजा का धड़ा इसमें बिल्कुल माइनस हो चुका है। तो मरियम सब चीजें संभाल। आज नवाज शरीफ को कोर्ट अलाउ करे कि बाहर चले जाएं, मरियम उनके साथ जाएंगे, तो फिर पीछे कौन संभालेगा? फिर हमजा? नहीं सर, हमजा अभी जरूरत नहीं है ना इक़्तिदार की, जब नहीं संभालेगा। पीछे से उन्होंने एक वो शायद खान, तो इसका क्या होगा? ये एपीसी आसिफ बाबर साहब क्या बात कर रहे हैं, या फिर एपीसी का क्या करेंगे? तो एपीसी अवाम का क्या होगा? पहले 30 साल किसी ने पूछा आने वाली मुहिम का क्या होगा, अवाम का क्या होगा जो महंगाई भी पिस रहे हैं उनका कौन ख्याल करेगा? 30 साल जो अवाम के साथ रह जाएंगे, इमरान फजल रहमान तक रह जाएंगे। 30 साल जो दोनों पार्टियों ने अवाम के साथ किया है, अवाम का वही होगा, अवाम के अल्लाह के सुपुर्द है। देखिए उनके ना तो ये जो बातें अंदर हो रही थी, ना उनके बच्चे पाकिस्तान में पढ़ते हैं, ना उनका इलाज हॉस्पिटलों पाकिस्तान में करवाते हैं, ना वो करवाना पसंद करते हैं, ना उनके एसेट जहाँ पे हैं, ना उनके कुछ स्टेक्स जहाँ पे हैं, कारोबार उनके बाहर हैं, घर उनके बाहर हैं, अपार्टमेंट्स उनके बाहर हैं, इलाज उन्होंने बाहर से कराना होता है, चेकअप उनका बाहर होता है, बच्चे उनके बाहर पढ़ते हैं। यहाँ तो सिर्फ वो आते हैं इक़्तिदार के मजे लुटने के लिए। आप क्या समझेंगे कि इस हालात में, इस अपोजिशन के अंदर रह के मरियम साहबा को आप कहेंगे कि सड़कों पे घूमेंगी? अच्छा, ये कोई अनहोनी होगी बाबर डॉक्टर साहब के? हमजा पर भी इतनी शदीद गर्मी में, हमजा पर भी केसेस हैं, 3 केसेस हैं उन पर। वो साफ पानी वाला मामला है, वो रमजान शुगर मिल का भी मामला उनके है, और 700 से ज्यादा उनका आमदनी से ज्यादा असासों का मामला है। तो हमजा भी बाहर जा सकते हैं, मरियम का आप कह रहे हैं कि वो भी बाहर अगर चली, तो फिर ये पीछे सब क्या रह जाएगा? खुर्शीद शाह साहब कहेंगे फिर उन्होंने छुरा घोंप दिया, वो जो नवाज़ साहब फरमाते थे कि ये मियां साहब ने क्या किया, बाहर चले गए, तो ये फिर तो नहीं हो जाएगा। सर, खुर्शीद शाह क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते, बिलावल क्या कहता है, क्या नहीं कहता, मरियम को या पीएमएलएन को इसकी परवाह नहीं है। मादी में भी वो बेतहाशा दफा इस तरह कर चुके हैं, इस चीज की उनको परवाह नहीं है। इस वक्त जो वाहिद इनका ऑब्जेक्टिव है, वाहिद मकसद है, वो ये है कि किसी तरीके से नवाज शरीफ को जेल से निकालना है और पाकिस्तान से बाहर लेके जाना है। उसके लिए वो किसी हद तक भी जा सकते हैं, उसके लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। पर भी और ये जो कल, मैं आपको एक और चीज बता दूं, मरियम पे बड़ा प्रेशर था पार्टी का कि जनाब आप खुद ना जाएं, एक ग्रुप बना दें, वो जो सीनियर मेंबर का वो जाके अटेंड कर लेंगे, लेकिन वो खुद गई हैं ताकि वो तो खुद एक्साइटेड थी, मेरा ख्याल जनाब खुद फोन में खुद करवाया, जवाब बनाया कि देखे जी मुझे, अब उन्होंने फोन कर दिया है। उनको नहीं परवाह थी कि ये जरदारी इमरान भाई भाई ये सब कुछ है? सर, उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं है, सिर्फ उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि नवाज शरीफ को जेल से निकलवाना है। आप देखिए कि कल ये मीटिंग हुई है, पार्टी का क्या होगा? पीपल्स पार्टी को तो ना भूलें, वो फिर अकेली क्या करेगी? वो तो इसीलिए तो नहीं आ रहे थे कि जब तक नून लीग साथ नहीं आती। यही तो मामला मुनाफिकत, यही है ना, यही तो मुनाफिकत है, क्योंकि जरदारी साहब ने आपको पता है कल पहले भी कहा था
कि ये पीठ में छुरा घोंपे हैं, अगर आप इनके बहकावे में नहीं आएंगे वो लोग बातें भूले नहीं हुए। ये सारी जिस तरह होता है डूबते को तिनके के सारा, अब सारे करप्शन के केसेस में डूब रहे हैं, तिनके का सारा है, इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि शायद तो कहते हैं कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। ये है जरदारी साहब, तो फिर वन वर्ड, जरदारी साहब और बिलावल के खिलाफ इस तरह से खत्म होंगे और इस तरह से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, आपको यही लग रहा है? इस सारे कट का कोई फायदा नहीं होगा जिन मकासद के लिए सर दोनों का ऑब्जेक्टिव यही है कि किसी तरह गवर्नमेंट पे प्रेशर बढ़ाया जाए और रिलीफ लिया जाए। देखिए लेकिन पहले रिलीफ मिल गया वो तो निकल जाएगा। और ब्रेक के बाद मिलते हैं जनाब, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अब पता चला। अब पता चला। जो हालिया इफ्तार डिनर हुआ जिसके चर्चे हर तरफ हैं, हर तरफ उस पर बात हो रही है, उसके पीछे एक मुहर्रिक जाली अकाउंट्स को भी कहा जा रहा है और उन्हीं में एक और मफरूर शख्स आगे और फरार हो गया है। कई लोगों के नाम सामने हैं, उन पर हम बात करते हैं। मुश्ताक अहमद नामी शख्स कहा जा रहा है कि दुबई से अब बरतानिया फरार हो चुका है और इसके बारे में नैब का ये कहना है कि तफ्तीश कर रहे हैं और अब तक यही अंदाज़ा है कि 45 बार अयान अली मॉडल जो थी उनके साथ इसने सफ़र किया और ये स्टेनोग्राफर है, साबिक स्टेनोग्राफर है मुश्ताक अहमद आसिफ अली जरदारी साहब का। इसी तरह एक और नाम नदीम भुट्टो साहब का है जो नडेरो हाउस के इंचार्ज थे, उनका नाम भी है। उनका 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया मजीद। और इसी तरह KDA के आफ्ताब मेमन साहब, पहले ही उनको इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया और ये किरदार अब एक और जो सामने है मजीद फरार हो गया है। बाबर डोगर साहब, तो ये तो भाग रहे हैं, आगे आगे हैं, ये तफ्तीश कहाँ तक पहुँचेगी, कैसे पहुँचेगी जब जो अहम किरदार है पता नहीं लगेगा किसके कहने पर ये लोग पैसे बाहर ले जाते रहे, किसके वो पैसे थे। जब ये लोग ही नहीं पकड़े जाएंगे तो कैसे पता चलेगा? देखें अयान अली, बेबी अयान अली जो हैं वो भी तैयार हैं, वादा माहवाब बनने के लिए भी तैयार हैं, पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं और मेरा ख्याल है कि किसी मुनासिब वक्त पर उनको पाकिस्तान लाया जाएगा। और वो उस वक्त जो अभी तक नैब की इन्वेस्टिगेशन उसके मुताबिक 45 के करीब बेबी अयान अली जो है उन्होंने विजिट किए हैं पाकिस्तान से बाहर और आप देखें कि 45 विजिट्स में वो कितना पैसा बाहर लेके गई होंगी। और ये जो मुश्ताक साहब थे ये उनके साथ जाते थे और ये उन पर नज़र भी रखते थे और ये सारी अरेंजमेंट्स भी यही किया करते थे उनके। तो अगर ये पकड़े जाते हैं और बेबी अयान अली वापस आ जाती हैं तो जरदारी साहब के ऊपर ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है ये आप सोचिए कितना मजबूत है। लेकिन उसामा साहब जो असल चीज़ है, 30 के करीब लोग तो पहले भी अरेस्ट हो चुके हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन भी हो चुकी है। बेताशा जो है वो बेल पर हैं, बेताशा जो है जिनको मज़ीद जो उनके जो अरेस्ट वारंट है उनको एक्सटेंड कर दिया गया है। असल चीज़ ये है कि अभी तक हुआ क्या है, नट शेल निकला क्या है। शहबाज शरीफ वो बाहर भाग चुके हैं, हमज़ा यहाँ पर दर्रे के साथ फिर रहे हैं, APC को अटेंड कर रहे हैं, मरियम नवाज बेल पर हैं और वो जनाब यहाँ पर बैठी हुई हैं। जरदारी साहब जो हैं वो इस्लामाबाद में बैठ के APC वो जो है वो इफ्तार डिनर कर रहे हैं। सरकार अवाम के तो कान पक गए हैं पिछले कोई 2 साल से सुन सुन के कि जनाब अभी जो है ये नवाज शरीफ साहब पकड़े जाएंगे, उससे अरबों डॉलर मिलेंगे, शहबाज शरीफ साहब पकड़े जाएंगे, अरबों डॉलर आएंगे, जरदारी साहब पकड़े जाएंगे, अरबों डॉलर आएंगे। डॉलर तो अभी तक एक नहीं आया, अलबत्ता इनको बेलें ज़रूर मिलती हैं, सारे ज़मानतों पर हैं। लोग बेचारे जो हैं वो तो मेरा ख्याल है कि अब तो वो मायूस हो चुके हैं सारे एहतसाब के प्रोसीजर। असद खरल साहब, आप भी मायूस हैं? ये जिस तरह ये भी पता चल, नैब का दावा है कि साबिक MNA रुखसाना बंगिश ने मुश्ताक को ऐवान सदर में तैनात कराया है। यानी ये लोग जरदारी साहब के इतने करीब रहे हैं और अब भाग रहे हैं, जवाब कोई नहीं समझ आ रहे। लेकिन आप कह रहे हैं कोई डॉलर अभी तक नहीं आया, लेकिन अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस होती रही हैं। देखिए जिस तरह आपने बताया ना अकाठ के हवाले से कि जाली अकाउंट्स का भी उसमें मुहर्रक एक मेन था कि आप देखें कि जो शरीफ फैमिली की मनी लॉन्ड्रिंग सामने आई है, शहबाज शरीफ साहब की, हमजा शहबाज की, सलमान शहबाज की, उनकी जो बहनों की और उनकी वालदा मोहतरमा के हवाले से उसको, और जो फेक मनी लॉन्ड्रिंग आसिफ जरदारी साहब का केस है उसके अंदर जो दुबई से UAE से एक ही बंदा करैक्टर था जो दोनों की मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था, यानी एक किरदार था। अभी इसके अंदर आप देखें असलम मसूद साहब उनका अकाउंटेंट था, GM जो उमनी ग्रुप का मैनेजर था, वो आके 164 का बयान पूरी उसने तफसील। उसके बाद सलीम फैसल है, उसने खोल के रखी तफसील।
2 खवातीन है वो वादा मगदवा बन गई। यासर सुमरो साहब एक किरदार है। फिर आपने जिस तरह आफ्ताब मेमन जो जरदारी साहब के फ्रंटमैन KDA के जो सेक्रेटरी, उसके बाद नदीम भुट्टो साहब हैं। इतने लोग पकड़े गए हैं, अब्दुल मजीद साहब हैं, गनी मजीद साहब हैं, बाकी जो सारे किरदार हैं। 100 अरब तकरीबन 100 अरब के करीब जो ट्रांजैक्शन की रिकॉर्ड पे आ गई है। इस तरह शरीफ फैमिली के हवाले से भी, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से अगर बात की जाए, उनकी फैमिली की बात की जाए, 8-10 अरब की उनकी ट्रांजैक्शन भी सामने आ गई है। अब यहाँ पे मलक मकसूद मेन जो चपड़ासी था 3 अरब 30 करोड़ उसके अकाउंट से निकले, उसको बाहर फरार करा दिया। फिर आप देखें मुश्ताक चीनी है, कासिम कयूम है, फजलदाद अब्बासी है। अच्छा, एक अली इमरान था और एक इमरान यूसुफ साहब, दोनों माशाल्लाह दमार जो है ना, वो इमरान यूसुफ साहब भी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से नैब के रडार पे आ गए। एक अली इमरान साहब हैं, उनको भागने का मौका दिया गया। अब मामला इस तरह आप भी कह रहे हैं कि अवाम अब क्या करें कि ये सारी जो सूरत हाल हो रही है इसके अंदर आउटकम क्या है? जो मेन मुलजम है, उनके जो साथी हैं, जो मास्टरमाइंड है, या तो वो फरार हो जाते हैं, या वो बेलों पे चले जाते हैं, या वो वादा मगवा बन के कल को बाहर आएंगे फिर गायब हो जाएंगे। असल जो लोग हैं जिनसे अरबों रुपए निकलना है, जो सामने आ चुका है, जो रिकॉर्ड पे आ चुका है, ना तो उनकी प्रॉपर्टी फ्रीज हो रही है, ना उनको पकड़ा जा रहा है, ना उनसे रिकवरी की जा रही है, ना उनके साथियों को पकड़ा जा रहा है, ना वो जेलों के अंदर ना पैसे आ रहे हैं। इसी पर चेयरमैन नैब वो भी परेशान हैं, सवालों के जवाब भी देते हैं। वो आकर ये कहते हैं कि जनाब हुकूमत ना लगाए जिन लोगों पर नैब के केसेस हैं, और तनकीद बेजा की जाती है, नैब क्या करे? क्या कह रहे हैं चेयरमैन नैब? देखिए, चलते रहे हैं, साथ साथ चलेंगे। नैब और करप्शन साथ साथ नहीं चल सकते। नैब ने आज तक कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया जो मुल्क की मईशत के लिए तबाहकुन होता या मुल्क की मईशत पर किसी भी एतबार से असरअंदाज होता। हमारा काम तो बिजनेसमैन कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ देना है, और हम बिजनेसमैन कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। जो पब्लिक ऑफिस होल्डर रहे हैं, जो MNA रहे हैं, MNA हैं, MPAs हैं, सेनेटर्स हैं, तो उनसे तो कानून के दायरे के अंदर रहते हुए ये सवाल बिल्कुल हक बजानिब है कि जी ये इतना करोड़ों रुपए का लेन देन ये किस तरह हो रहा है। अगर एक फालूदे वाले या एक रेडी वाले या एक छाबड़ी वाले के अकाउंट से 2 अरब 2.5 अरब 1.5 अरब की ट्रांजैक्शन हो, तो आपके ख्याल में नैब को बल सिर्फ खामोशी से रहना चाहिए कि किसी की पगड़ी न उछल जाए? तो वो अवामी नुमाइंदे जिनसे ये सवाल किया जाए कि ये जी करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन कैसे हुए हैं, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ज़्यादती की बात है, बल्कि ये मुल्क के मफाद में है। और नैब हर वो कदम उठाएगा जो मुल्क के मफाद में होगा। किसी डर, किसी खौफ, किसी धमकी, किसी असर व रसूख की कोई परवाह न कभी पहले की थी, न कभी आइंदा करूँ। बाबर साहब, चेयरमैन नैब तो खुद परेशान हैं, जमानतों पर परेशान है। वो कहते हैं अदालतों में जाते ट्रायल नैब का शुरू हो जाता है, और जिन लोगों को जमानत पर राय मिलती है उनको हार पहनाए जाते हैं, वो भी हम पर तनकीद शुरू कर देते हैं। रेडी और फलूदे वालों के अकाउंट से अरबों रुपए मिलेंगे तो हम क्या उनसे पूछे ना? फिर वो ये कहते हैं कि जी हमने नाम दिए हुकूमत को कि इन लोगों के नाम ECL में डाले जाएं। आज वो लोग कहाँ हैं? वो हुकूमत से, वो अदालतों से, वो दूसरों से शिकवा करें। आप लोग नैब से शिकवा करें। उसामा साहब, एक अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, के जो अमली इक़दामात होते हैं ना वो ज़ुबानदानी से बेहतर होते हैं, और वही असल चीज़ होती है। अगर आप देखा जाए तो पिछले 2, 4, 5 साल में नैब की परफॉर्मेंस जो है वो बस यही है कि पकड़ लिया, उसके बाद उसकी बेल हो गई, पकड़ लिया, उसकी बेल हो गई, पकड़ लिया, उसकी बेल। वो तो खुद कह रहे हैं कि करोड़ों के उनके वकील हैं, हमारा तो 1-2 लाख लेता है जी, वो भी महीने बाद, और वो तो एक एक केस की करोड़ों लेते हैं। और सरकार, ये एविडेंस इनके पास क्या है? ये जो नैब के इन्वेस्टिगेटर हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन है? दुनिया में कहाँ से उन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है? वाइट कॉलर क्राइम का उनको पता कितना है? उनके जो इन्वेस्टिगेटर हैं उनको क्या ट्रेनिंग दी गई है? वो कहाँ से हायर किए गए हैं? हायरिंग का प्रोसीजर क्या है? वो नैब की इन्वेस्टिगेशन को समझते कितना है? हर केस में मुल्जिम की बेल हो जाती है, हर केस में। जो केसेस हैं, कुछ इनको GIT ने बने बनाए केसेस दे दिए, वो इनके हाथ लग गए, वो इनको पकड़ के आगे चले गए। अब मुझे एक बात बताएं कि PTI जो है उस पर वहाँ का इत्मीनान उठ रहा है, दूसरी तरफ करप्शन का टोला है। मुझे तो लग रहा है कि जिस तरह के चेयरमैन नैब साहब बयानात दे रहे हैं, ये रिटायरमेंट होने के बाद ये भी एक पार्टी बना लेंगे कि जनाब देखिए मैंने क्या कुछ किया है। उसामा साहब, सबसे पहले अपोजिशन के जो इल्ज़ामात हैं, नैब जो है वो एक अदारा है, अदारे का काम है अपना काम करना।
किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे। सर एक मिनट मुझे सिर्फ एक इतना बता दें, चेयरमैन नैब कौन होते हैं ये कहने वाले कि जी हम ब्यूरोक्रेट्स को अरेस्ट नहीं करेंगे, हम ताजरों को अरेस्ट नहीं करेंगे, हम खवातीन को अरेस्ट नहीं करेंगे। आप खुद ही तो कहते थे कि लोगों को हिरासा करते हैं, वो बैठ जाएं, लोगों को ताड़ना करें, इन्वेस्टमेंट जो बंदा करप्ट है ये उसको अरेस्ट करें। ये क्यों डिस्क्रिमिनेट करते हैं? इसका मतलब ये कि ये टारगेट करके ये सारा काम कर रहे हैं। ये टारगेट करके, मुझे एक बात बताए, फैसल वाडा के फ्लैट्स आए हैं, ये उसमें कुछ कर रहे हैं, उसके बाद खुसरो मुख्तियार पे इल्जाम आते हैं, उनके बारे में कहा जाता है उनकी नैब की जो इंक्वायरी रुकी हुई है, उनको पहले इल्जाम आते हैं, खटक के बारे में नोटिस तलबी के क्यों नहीं भेजे जाते, उनको क्यों नहीं बुलाया जाता? देखिए ये अवाम के सवाल हैं, और 3 चीजें जो चेयरमैन ने पॉइंट आउट की हैं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक, उन्होंने कहा जी हम मुलजमों के फरार के खदशे के पेश नज़र उनके नाम ECL में डालने के लिए हुकूमत को भेजते हैं, जो इस वक्त PTI की हुकूमत है, जो साहब के नाम पे आई है, वो उनके नाम नहीं डालते, वो फरार हो जाते हैं। दूसरी बात बड़ी अलार्मिंग है, उन्होंने कहा कि हम जिन मुलजमों को पकड़ते हैं प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो जाते हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास शुरू हो जाते हैं, और मुसलसल कई हफ्तों ये सिलसिला रहता है जारी कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर हिंड्रेंस क्रिएट की जाती है उन वजूहात की वजह से, और जब वो वापस आते हैं तो वो कहते हैं अब हम थके हुए हैं, हम कल बात करेंगे, और कल फिर वो असेंबली में पहुंच जाते हैं। आप देखिए सिंध के अंदर स्पीकर सिंध असेंबली सिराज दुरानी साहब पकड़े हुए हैं। आपको पता है सिंध असेंबली का इजलास मुसलसल चल रहा है ताकि नैब उनसे इन्वेस्टिगेशन ना कर सके। फिर वो जो उन्होंने प्रोसिक्यूटर का कंपैरिजन पेश किया है, एक तरफ 1.5 लाख वाला प्रोसिक्यूटर, एक तरफ 5 करोड़ वाला, मुझे धमकियां मिलती हैं। अगर ये PTI के दौर में नैब बेबस है ना, तो फिर PTI का भी अल्लाह ही हाफिज़ है। फंड्स का भी उन्होंने शिकवा किया है कि हमें फंड्स नहीं दिए जा रहे हैं, हमें अगर जितनी पैसों की जरूरत है ना उनको पैसे दिए जा रहे हैं, ना प्रोसिक्यूटर्स अच्छे रखने के लिए उनको पैसा दिया जा रहा है, ना उनकी रिकमेंडेशन पे ECL में नाम डाले जा रहे हैं, ना मुलजमों से हुकूमत तफ्शीश करने दे रही है उनको। वो सिंध हुकूमत हो, वो वफाकी हुकूमत हो, वो पंजाब हुकूमत हो, जो पैसे तो फिर नैब कहां से निकालेगा पैसे? दुरानी आगा सिराज दुरानी के घर से बरामदगी हुई है, शजील मेमन से बरामदगी हुई है, वो सब क्या होता है? वो कितने पैसे वो सारे? देखिए आप मंजूर कादिर काका को ला सके बाहर से, 50 अरब का फ्रॉड करके गया है, जरदारी साहब के फ्रंटमैन थे। आप बाबर गौरी साहब को बाहर से ला सके, आप मियां मनशा जैसे जिनके ऊपर अरबों रुपए की इंक्वायरीज है, इन्वेस्टिगेशन है, अगर उनके बारे में आप कहें कि उन्होंने हमें तहनीती लेटर लिख दिए हैं और उनके लेटरों को आप घुमाते फिरे, भाई ये कौन सी बात है? जो उन्होंने बात की है, अगर फैसल वाडा के बारे में बात आ रही है, अगर खुसरो मुख्तियार के बारे में बात आ रही है, आप खटक के बारे में बात कर रही है, पहले तो सबको ना बुलाएं, सबको छोड़ दें। चेयरमैन नैब का काम फिर आप ब्यूरोक्रेट्स को आप शाबाशी दे रहे हैं, जो भी करप्शन करेगा हम इसको पकड़ेंगे। ये नाम ले लेके क्यों? हम कोई पार्टी नहीं है, इकोनॉमी ठीक है या गलत है, ये गवर्नमेंट का कंसर्न है। हाँ, हमारा काम करप्शन को पकड़ना है। आखिर में जो स्टेट बैंक की तरफ से ऐलान किया गया है, अब शरह इजाफा कर दिया गया है ताकि महंगाई कंट्रोल हो, पैसे की बहुतात ना हो, उससे महंगाई ज़्यादा और बढ़ेगी। और ये भी उन्होंने खबर सुना दी है कि अगले साल महंगाई में मज़ीद इजाफा होगा, ये भी अजीब, और पहले की निस्बत महंगाई दुगनी हो चुकी है। स्टेट बैंक सिर्फ बता रहा है कंट्रोल करने के लिए क्या करेगा, क्योंकि डॉलर 152 तक चला गया है, तो स्टेट बैंक सिर्फ आगाह कर रहा है या खुद भी कुछ इक़दाम कर रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।